हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी मैथ्स पिनेकल 7th एडिशन। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट और लेटेस्ट बुक आपके सामने 2025 एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए ज़बरदस्त रामबाण सिद्ध होने वाली है। और इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप एसएससी 2025 के एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारी, ज़बरदस्त और खतरनाक लेटेस्ट बुक आपके सामने आ गई है और इसके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम बहुत आसान और इजी तरीके से कराएंगे और पूरी बुक पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा क्योंकि इसमें हमें एक एक क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, बट पूरी कंप्लीट कराएंगे। जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये बुक बंद नहीं होगी और इसका 1 बाय 1 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम आपको एक एक क्लियर कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा सामने बिल्कुल लेटेस्ट और नई टेक्निक के साथ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। चैप्टर नंबर संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से रिलेटेड आपको सारी बारीकियां और सारी बेसिक बातें, सारी छोटी छोटी बातें आपको समझाई जाएगी और इसके अकॉर्डिंग और इसके बाद फिर हम आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर संख्या पद्धति से मूल बातें क्या क्या आपको सीखने को, जानने को मिलेगी, ये सब आइए जानते हैं। संख्या पद्धति की मूल बातें क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, ये सब जान जाएंगे तो आपके क्वेश्चन इजी और आसान बन जाएंगे। तो देखिए, पहला जातीय मान, जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। जातीय मान को हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। यह वही संख्या कहलाती है जिसके बारे में पूछा गया है, यानी जिस संख्या के बारे में पूछा जाए उसे ही हम जातीय मान कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक संख्या दी गई है 23,576 में 5 का जातीय मान। तो देखो, 5 का जातीय मान ये, तो 5 का जातीय मान 5 ही है, होगा। वही संख्या होगी अपने आप में जातीय मान जिसके बारे में पूछा जाएगा। जिसे यहाँ पर पूछा गया है दी गई संख्या में 7 का जातीय मान, तो 7 ही होगा। ये होता है जातीय मान। क्लियर है? देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्थानीय मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। किसी संख्या का स्थानीय मान संख्या में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वह किस स्थान पर है और प्रत्येक स्थान का मूल्य उसके द्वारा स्थित की गई जगहों का 10 की घात n गुना होता है। 10 की घात n। संख्या 23,576 में 5 का स्थानीय मान, देखो 5 किस जगह पर है, 1 2 3। इसके बाद कितने अंक है, कितने स्थान है, 2, यानी 10 की घात 2। 5 गुणा 10 की घात 2, ऐसे ये ए गुणा होता है। अब इसको सिंपल सा लिख सकते हैं, 5 गुणा 10 की घात 2, 100 यानी कि 500। ऐसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट। अब दी गई संख्या में 3 का स्थानीय मान बताना। 3 के बाद कितने स्थान है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगाएंगे 3 के बाद। ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये वाला पॉइंट बताना था कि किस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है इन बातों को। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी होगी और तभी आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बन जाएंगे। तो सबसे पहले यही रूल होता है, बेसिक बातें, मूल बातें चैप्टर से रिलेटेड आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व आसानी से होगा और हम आपके कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल जो डिफिकल्ट हो गए सभी को आसान बना देंगे। तो चलिए देख लेते हैं संख्याओं के प्रकार। अब यहाँ से हमारे संख्याओं के प्रकार होते हैं। इससे पहले मैंने जातीय मान बताया, स्थानीय मान बताया, आप बताएंगे संख्याओं के प्रकार। तो यहाँ पर पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सभी धनात्मक गणना वाली संख्याएं होती है। सभी धनात्मक गणना वाली संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनमें शून्य शामिल नहीं होता। बस इनमें शून्य शामिल नहीं होता है, तो ऐसी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। उदाहरण 1 2 3 4 इत्यादि ये हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 2, पूर्ण संख्याएं, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। W मतलब होल नंबर। ये तो सभी धनात्मक संख्याएं तथा 0 पूर्ण संख्याएं हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 भी शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 इत्यादि। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब 0 को भी शामिल किया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है।
देखिए पॉइंट नंबर 3, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि इंटीजर। तो शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं हम पूर्णांक कहते हैं, यानी कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है और ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जैसे आई बराबर डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश। तो यहाँ पर हमें दो तरीके की संख्याएं मिल रही है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं सिंपल सी भाषा में। ये हो गया हमारा ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक। आगे देखते हैं नंबर 4, सम संख्या जिसको इवन नंबर भी कहते हैं। सम संख्या 2 4 6 8 10 डैश डैश, अर्थात जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वे संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। अब आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 1 3 5 7 9 11 डैश डैश इस प्रकार की संख्या होती है और वह 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो तो ऐसी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। क्लियर। अब आता है नंबर 6, परिमेय संख्या। वह संख्या जिसका सटीक मान निर्धारित किया जा सकता है, साथ ही वह संख्या जिसे P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है और Q बराबर ना हो 0 के, यानी कि बटे में 0 नहीं आएगी, तो ऐसी स्थिति में वे सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4 का सटीक मान ये आया, 4/5 का सटीक मान ये आया, तो इस प्रकार ये हमारी परिमेय संख्या है। और माइनस में भी परिमेय संख्या हो सकती है, तो 9/-5 और 22/7 इत्यादि हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए पॉइंट नंबर 7। अब हम पॉइंट नंबर 7 जानेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अपरिमेय संख्या जिसको हम इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं, तो वह संख्या जिसका सटीक मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। सटीक मान निर्धारित नहीं किया जा सकता वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का कोई सटीक मान नहीं है। 3.1428571, फिर देखो रिपीट हो गया 1428571, फिर 1428571, ऐसे रिपीट हो जाता है, तो यह कोई सटीक मान नहीं होता। इसी तरीके से हमारा 7/3 5/7 आदि ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर आता है अभाज्य संख्या। वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य है, एक और स्वयं से विभाज्य हो, केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है, अर्थात ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो जाए, अदर किसी भी नंबर से विभाज्य ना हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये सभी 2 3 5 7 11 13 आदि अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर 1 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्या 15, 1 से 100 के बीच 25, 1 से 500 के बीच 195 और 1 से 1000 के बीच कुल अभाज्य संख्या 168 है। तो देखो 15 है, 25 है, 95 है, 168 है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आता है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में से सभी अभाज्य संख्याओं को हटा दें तो कुछ शेष रह जाता है, वह संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 12 आदि, हम इन्हें भाज्य संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। देखिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप नंबर सिस्टम चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल का चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें 8-10 चैप्टर कंबाइंड होते हैं, सभी का कॉम्बिनेशन इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ज़बरदस्त और बेस्ट चैप्टर है ये आपके लिए, और इसके कॉन्सेप्ट भी आपके लिए ज़बरदस्त रहेंगे। आधे मैथ को कवर कर देता है अकेला ही चैप्टर ये, तो इसलिए इसके सभी कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए।
देखिए पॉइंट नंबर 10, अब हम जानेंगे पॉइंट नंबर 10। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है जब उनका HCF 1 होगा। यदि दो संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2 3 6 5 7 9 आदि। एक नोट और देख लीजिए यहाँ पर, ये बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक एक दूसरे के सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3 क्रमागत है, बट ये दोनों सहभाज्य संख्या हो गई। 3 4 ये भी सहभाज्य, 4 5 5 6 6 7 आदि। इस प्रकार की संख्याएं भी सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब आइए गुणनखंड, जिसको हम फैक्टर्स बोलते हैं, इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में। किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो बिना कोई शेष छोड़े इसे पूर्ण रूप से विभाजित करती है। बिना कोई शेष छोड़े उसे पूर्ण रूप से विभाजित करती है वे संख्याएं, तो गुणनखंड कहलाती है उस संख्या के। अब जैसे 24 ये कोई संख्या है, इसके गुणनखंड 1 2 3 6 4 6 8 12 और 24 है। देखो इन संख्याओं से ये पूरा विभाजित हो जाती है, तो 24 के ये सभी गुणनखंड कहलाएंगे। 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 6 भी 8 भी 12 और 24 आदि, ये सब। अतः ये संख्याएं 24 के गुणनखंड है, ये सब क्लियर। आगे आते हैं किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। देखिए किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में अगर लिखा जाए तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैंने 24 के फैक्टर करे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। कैसे लिखेंगे इसको? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, ये अभाज्य गुणनखंड। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 3 24, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 3 24। फिर वही तरीका 8 में 2 की घात 3 हो गया गुणा 3 की घात 1 हो गया, ये होगा अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर है? देखो गुणनखंडों की संख्या, हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं और फिर अभाज्य गुणनखंडों के घातांक में 1 जोड़ देते हैं और उन्हें गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे 24 के अभाज्य फैक्टर करेंगे 8 3 24, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। अब देखो मैंने बताया था गुणनखंडों के घातांक में 1 जोड़ देते हैं और फिर गुणा कर देते हैं। देखिए गुणनखंडों के घातांक 3 और 1 है, तो गुणनखंडों की संख्या घात 3 में 1 जोड़ेंगे गुणा, घात 1 में 1 जोड़ेंगे और इनकी गुणा कर देते हैं। 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो यहाँ पर 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या हो गई 8। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। 24 यहाँ पर हम गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे। अब आ गया गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। जैसे 24 के सभी गुणनखंडों का योग अगर हमें ज्ञात करना है तो पहले इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे 8 3 24, 8 को 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 और गुणनखंडों का योग लिखेंगे। योग में कैसे लिखेंगे? 2 की घात 3 को 0 से शुरू करेंगे, 2 की घात 0 जमा 2 की घात 1 जमा 2 की घात 3 जमा 2 की घात 2 और 2 की घात 3 है ये, गुणा 3 को भी ऐसे ही करेंगे, 3 की घात 0 जमा 3 की घात 1, ये 1 है 2 होता है यहाँ, तो जमा 3 की घात 2 तक लिखते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो किसी भी संख्या की घात 0 आ जाए 1, 2 की 1 जमा 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 0 1 जमा 3 की 1 3, तो ये हो गया 8 4 12, 2 14 और 1 15 गुणा 3 और 1 4, 15 चौका 60। ये बन जाता है ऐसे गुणनखंडों का योग। देखिए यहाँ पर अब नया पॉइंट आता है, किसी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए जैसे 120 है,
इसके समगुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे। 8 के 24 पंजे 120, इसको घात के रूप में लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की घात 1। अब समगुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। अब देखिए 2 की घात 3 है, ये 2 को छोड़ देंगे, इसकी घात 3 पकड़ लेंगे यहाँ पर 3 गुणा अभाज्य संख्याओं की घातों में एक एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना हमेशा। देखो 2 जो हमारी सम संख्या है, ये इसमें हमारी घात 3 है, इसको ले लेंगे घात 3 को गुणा अभाज्य संख्याओं की घातों में एक एक जोड़ते हैं। एक में एक जोड़ा गुणा एक में एक जोड़ा, ऐसे तो 3 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 3 12, ये आ जाता है हमारा समगुणनखंडों की संख्या, ये होगी 12। 120 के समगुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करना, देखो 120 के वही 8 के 24 पंजे 120, 2 की घात 3 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की 1। अब इसमें 2 की घात 0 को छोड़ देते हैं, नोट कर लेना, 2 की घात 0 को छोड़ देते हैं। तो 2 की घात 3 है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घात 0 छोड़ देंगे, 2 की 1 प्लस 2 की 2 प्लस 2 की 3 गुणा अभाज्य की 7 0 लिखेंगे, 3 की घात 0 जमा 3 की 1 गुणा 5 की 0 5 की 1। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये 4, ये 8, ये 1 और 3 4, 1 और 5 6, ये हो जाएगा 10 4 14 गुणा 4 गुणा 6, टोटल हो गया गुणनफल 336। ऐसे हमें इसको करना है। देखिए नया पॉइंट आपके सामने, संख्या के विषम गुणनखंडों की संख्या और योग ज्ञात करना। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें 2 के घातांक को अनदेखा करना है, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना, अर्थात उसका यूज नहीं करना है। कैसे, देखिए 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने किया 120 के फैक्टर अभाज्य 8 के 24 पंजे 120, 2 की 3 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की घात 1। तो मैंने 2 की घात वाली संख्याओं को अनदेखा कर दिया। ये तो संख्या निकाली मैंने, 3 की घात 1 है तो घात में 1 जोड़ेंगे, फिर 5 की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे, इसको अनदेखा कर दिया। यही तरीका है इनके सॉल्यूशन करने के लिए बेस्ट। 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 2 गुणा 2 4। अब देखिए 120 के विषम गुणनखंडों का योग, इसमें भी 2 की घात को अनदेखा करना है भाई। 2 की घात 3 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की 1, तो इसको पूरा अनदेखा कर दिया। अब देखो योग ज्ञात करना है, 3 की घात 1 है, पहले लिखेंगे 3 की 0 प्लस 3 की 1 गुणा 5 की 1 को 5 की 0 प्लस 5 की 1, ये होगा 1 जमा 3 1 जमा 5, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 4 6 24, ये आता है हमारा 24। गुणनखंडों के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जानेंगे, ये आपके क्वेश्चनों में हेल्प करेंगे। जैसे 1001 1001 का अगर गुणनफल देखा जाए तो 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है। और यदि इसी संख्या के साथ 1001 यानी कि 1001 के साथ कोई भी 3 अंकीय संख्या की गुणा कर दे तो वह 3 अंकीय संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है अपने ही अंकों के रूप में, यानी कि ABC ऐसे। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 1001 की गुणा 234 में करें तो 234 रिपीटेशन हो जाता है। तो इस प्रकार इस संख्या का गुणनफल ये वाले फॉर्मेट में आता है। बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन को सोल्व करने में ये मदद करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं अब आवर्ती दशमलव। आवर्ती जो दशमलव के बाद बार बार रिपीटेशन होता है, रुकता नहीं, उसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव। सभी अपरिमेय संख्याएं दशमलव रूप में परिवर्तित करने के बाद आवर्ती दशमलव उत्पन्न करती है, ये रही। जैसे 1/3 है तो इसको हम दशमलव के बाद आवर्ती उत्पन्न कर रही है बार बार 3 3 3 3 3। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है 0.3 पर बार, ऐसे हम इसको लिख लेते हैं।